हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला लेक्चर चल रहा था जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 89 तक, आर्टिकल 92 तक कंप्लीट करा दिया था। आर्टिकल 92, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 93 से आज कंटिन्यू करेंगे इस वाले लेक्चर में। आर्टिकल 92 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये मैं आपको लोकसभा वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ क्योंकि हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 92 तक। इससे पहले वाले मैंने लेक्चर में आपको सीरियल वाइज पढ़ाया है 79 से 92 तक। अब 93 से किसका प्रावधान दिया गया है? आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा, ठीक है। और उनकी लोकसभा का प्रथम बैठक जो होगी, ठीक है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जब शुरू होगा तो अपने सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। चुनाव लोकसभा का किसके अध्यक्ष का सदस्यों द्वारा ही किया जाता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर इसके बाद आर्टिकल 94 में लोकसभा अध्यक्ष के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिख रही हूँ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के ही अध्यक्ष को कहते हैं। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, त्यागपत्र, ठीक है, और विमुक्ति के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति, पद किसमें दिया गया है? आर्टिकल 93 में। 94 में पद की रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं, त्यागपत्र, ठीक है। विमुक्ति यानी लोकसभा में उनको हटाने का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है और इसकी सूचना उनको 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ये किसमें किया गया है? कहा गया है 94 में। इसके बाद आर्टिकल 95, आर्टिकल 95 कहता है जब लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, यानी कि अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? जब अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं। देखो ध्यान रखना है, जब अनुपस्थित वर्ड आएगा यानी कि वो का उस टाइम पर अध्यक्ष उसमें सदन में नहीं है, यानी लोकसभा में नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पर लोकसभा के सदस्य ही किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे। लेकिन जब दोनों का पद रिक्त है, ठीक है, दोनों का पद रिक्त है, वो चाहे उनकी सदस्यता समाप्ति से हो, मृत्यु से हो, त्यागपत्र से हो, किसी भी कारणवश अगर उनका पद रिक्त है तो राष्ट्रपति उनके स्थान पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे। तो ये तीनों बातें अलग अलग हैं, तीनों को ध्यान रखना है। किस में दी गई हैं? आर्टिकल 95 में, ठीक है। जब अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष आएंगे। जब दोनों अनुपस्थित है, कुछ टाइम पीरियड के लिए अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी को अध्यक्ष का बना दिया जाएगा, ठीक है, और कुछ समय के लिए। और जब दोनों का पद रिक्त है यानी कि त्यागपत्र से या सदस्यता के या मृत्यु या किसी भी कारणवश उनका पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे नए उसके लिए, अध्यक्ष के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 95 हो गया। आर्टिकल 96, आर्टिकल 96 कहता है, आर्टिकल 96 कहता है कि जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है तो वो उस टाइम पीरियड में अध्यक्षता नहीं करेंगे, लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ना ही वो निर्णायक मत दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था लोकसभा अध्यक्ष के पास एक स्पेशल पावर होती है कि जब भी टाई हो जाए वोटिंग में तो वो निर्णायक मत देते हैं, प्रथमतः मतदान नहीं करते। लेकिन जब वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 96 में कहा गया है जब उनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो जब वो अध्यक्षता नहीं करेंगे तो प्रथमतः मतदान के भागी होंगे, निर्णायक मत नहीं दे सकते। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 96 में। इसके बाद आर्टिकल 97 मैंने आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 97 जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की वेतन और भत्ते दिए गए हैं, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि राज्य
सभा का जो सभापति है वो सभापति के रूप में वेतन प्राप्त करता है, यानी उपराष्ट्रपति का वेतन उनको नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, वो लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। आर्टिकल 97, आर्टिकल 97। इसके बाद आर्टिकल 98। आर्टिकल 98 संसद के सचिवालय का प्रावधान करता है। संसद के सचिवालय का प्रावधान करता है। देखो, संसद एक बड़ी संस्था है, ठीक है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, उसको संभालने के लिए प्रत्येक सदन का एक सचिवालय बनाया है, सेक्रेटरीट बनाया गया है, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। जो किसके अंतर्गत काम करता है? लोकसभा का लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत काम करेगा और राज्यसभा का राज्यसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत काम करेगा। तो इसमें नियम कानून बनाने के लिए राज्यसभा के सचिवालय या लोकसभा के सचिवालय के लिए नियम कानून बनाने की शक्ति भी संसद के पास है। ठीक है, तो 98 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 98 संसद के सचिवालय का प्रावधान करता है, यानी संसद का एक सचिवालय होगा, ये संसद का सचिवालय का प्रावधान करता है, जिसकी कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते सब संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब आर्टिकल 99, आर्टिकल 99, आर्टिकल 99 लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के लिए शपथ। ठीक है, शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 99 में। शपथ किसमें दी गई है? संसद के सदस्यों की शपथ किसमें दी गई है? किसकी शपथ लेते हैं? वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो किसमें दी गई है? संसद के सदस्यों की, लोकसभा के सदस्यों की शपथ किसमें दी गई है? 99 में। आपको ध्यान रखना है कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, ठीक है, तो शपथ दिलाने का काम किसका होता है? अध्यक्ष का होता है। लेकिन जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, जब तक और नए अध्यक्ष नहीं होते हैं, तो उनको अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्य प्रोटेम स्पीकर का किया जाता है। देखो, प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जब संसद नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, ठीक है, उसकी शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर बाकी सबकी शपथ दिलाएगा, यानी जितने भी संसद के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाएगा। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने के बाद जो सदस्य हैं लोकसभा के, वो अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनेंगे और एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। फिर उसके बाद वो अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और प्रोटेम स्पीकर का काम इतना ही तो होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि शपथ दिलाने का काम किसका होता है? अध्यक्ष का। क्योंकि जब लोकसभा का गठन पहली बार हुआ है तो उस टाइम पर कोई अध्यक्ष नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है, शपथ दिलाएंगे, प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और वो उनके बिहाफ पर प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर अन्य लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। ठीक, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, ठीक है, पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। फिर इसके बाद ये सभी सदस्य मिलकर अपने अध्यक्ष को चुनते हैं और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब लोकसभा के सदस्यों ने अध्यक्ष को चुना और उपाध्यक्ष को चुना, क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फिर अपने पद की शपथ लेंगे? तो नहीं, पद की शपथ उनको एक बार लेनी है। जब वो सदस्य लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने शपथ ले ली, वो ही शपथ काम करती है। यहाँ पे उन्हें अलग से अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, इसलिए वो सदस्यता की यानी पद की और गोपनीयता की शपथ सदस्य के रूप में लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो जाती है। इसके अलावा उनको अलग से शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो आर्टिकल 99 में शपथ दी गई है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में गणपूर्ति का प्रावधान किया गया है। गणपूर्ति यानी कोरम, सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए एक न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होती है, न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है, उसे बोलते हैं कोरम, जिनकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जा सकता। देखो, किसी भी सदन को चलाने के लिए एक न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम।
ठीक है। ये कितना होता है 10%, यानी सदस्यों की संख्या का 10%। राज्यसभा में भी सदस्यों की संख्या का 10% और लोकसभा में भी सदस्यों की संख्या का 10% क्या कहलाता है, गणपूर्ति। जिसकी अनुपस्थिति में, अगर गणपूर्ति नहीं है तो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष उसको स्थगित कर देंगे कार्यवाही को, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति उसको स्थगित कर देंगे अगर गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं है। तो समझ में आया, गणपूर्ति या कोरम क्या कहेंगे, कि न्यूनतम संख्या जिसकी अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको बोलते हैं गणपूर्ति या कोरम, ठीक है। कितना होता है, राज्यसभा में भी 10%, राज्यसभा के सदस्यों का 10%, राज्यसभा के सदस्यों का 10%, ठीक है, 10%, और ऐसे ही लोकसभा में ही लोकसभा के सदस्यों का 10%, ठीक है, 10%। तो आपको समझ में आया कोरम, गणपूर्ति क्या होती है, ठीक है। अगर गणपूर्ति नहीं है तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उसको स्थगित कर देंगे, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देंगे। इतना समझ में आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, यहाँ से शुरू का आर्टिकल 98, ठीक है, आर्टिकल 98। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का प्रावधान करता है। मैंने आपको बताया संसद एक बड़ी संस्था है, ठीक है, कानून निर्माण का काम करती है, सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका बड़ा कार्य बहुत जटिल होता है, इसीलिए इसकी सहायता के लिए सचिवालय, कार्यालय बनाए जाते हैं जो संसद के अधीन काम करते हैं। लोकसभा का कार्यालय, लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत रहता है, कार्य करता है, और राज्यसभा का राज्यसभा के सभापति के अंतर्गत कार्य करता है। इसका प्रावधान किसमें दिया गया है, आर्टिकल 98 में। अब अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 अनुच्छेद 99 संसद के प्रत्येक सदस्य का अपना स्थान ग्रहण, संसद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होती है, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं मंत्रियों को, लेकिन किसमें, लोकसभा में मैंने आपको बताया राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये शपथ किसमें दी गई है, संसद के सदस्यों की शपथ किसमें दी गई है, आर्टिकल 99 में। इसके बाद अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति अधिवेशन को गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या, यानी सदन के जो कुल सदस्य हैं उनका 10%, 1/10 भाग, या हम 10% भी कह सकते हैं, होगा आवश्यक है। इसके अभाव में सभापति या अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को रोक देते हैं, सदन की कार्यवाही को रोक देते हैं। इतना समझ में आया, अनुच्छेद 98, 99 और 100, ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है तक आपके आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संसद के सदस्यों की निहिरताएं। जैसे हमने योग्यताएं पढ़ी थी कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसी तरह से अगर सदस्यता चली जाएगी तो किन किन आधारों पर जाएगी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है, उसके नोट्स ज़रूर से बनाने हैं। थैंक यू सो मच।